गुड मॉर्निंग दोस्तों, ध्यान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस समय मेरी इतिहास की सीरीज चल रही है और इतिहास की सीरीज में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ विषय वस्तु पर हम लोग जानकारी कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमने पिछली क्लास में काफी सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य बताए, किस क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य थे और इन साक्ष्यों के खोजकर्ता कौन थे और इनके समय काल की हम लोगों ने चर्चा की थी। उसमें से है थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र और भी शेष है, तो उनकी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करते हैं और ये इसके बाद से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरी तरह से टॉपिक यहाँ से हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी से साक्ष्यों की चर्चा और कर लेते हैं कि और कौन कौन से साक्ष्य मिले थे, तो उनका भी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखते हैं कि कुछ जो साक्ष्य हमारे शेष रह गए थे उनके सन और ये साक्ष्य किस क्षेत्र से संबंधित थे और इन साक्ष्यों के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे और कौन कौन से इन क्षेत्रों से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा। तो पहला जो है हमारा, अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग सन को भर लेते हैं। देखिए, हम लोग को याद करना है। अब चाहे आप लोग अपने माइंड में अपने इस टॉपिक का या तो फिर आप लोग फिगर बना लीजिए या फिर आप लोग कॉपी में 3-4 बार नोट कर लीजिए या फिर 1-2 बार वीडियो देख लेंगे, तो वैसे भी आपको एक या 2 बार में ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो 1-2 बार थोड़ा सा इसी तरह चार्ट के माध्यम से सारी चीजों को इकट्ठा करके समझ लेते हैं, तो इससे समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो एक क्षेत्र है हमारा रंगपुर, एक क्षेत्र हमारा कहाँ है, वो है हमारा रंगपुर। रंगपुर जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात के, ये पड़ता है हमारा गुजरात के काठियावाड़ में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात के काठियावाड़ में। तो ये जो हमारा क्षेत्र मिला था रंगपुर, ये कहाँ पर था, ये है हमारे गुजरात के काठियावाड़ में है और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन है। देखिए, इन्हीं के जो ये हमारा क्षेत्र मिला है रंगपुर, इसी के नाम पर भी खोजकर्ता का ही नाम है। देखते हैं तो क्या नाम है, तो इनका नाम है रंगनाथ राव। तो देखिए, ये जो हमारा क्षेत्र है, पहला क्षेत्र हमने बताया रंगपुर और इनके जो खोजकर्ता है वो कौन है, हमारे रंगनाथ राव है। और इस रंगपुर की खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी 1953 और 54 के बीच में। तो देखिए, ये दोनों सन आपको याद रखने। अगर एग्जाम में 53 आए तो आप लोग 53 कर दीजिएगा, अगर एग्जाम में आपका 54 आता है तो आप लोग इसको 54 लिख दीजिएगा। तो ये दोनों आपको सन याद रखना है। तो हमारा क्षेत्र था रंगपुर, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात के काठियावाड़ में पड़ता है। और इसके जो खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे हमारे रंगनाथ राव। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस रंगपुर में किन किन चीजों के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। तो रंगपुर में मिले हैं धान की भूसी के साक्ष्य, यहाँ भी आपको धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। और अगर बात करें तो बांट मिले हैं। बांट जानते होंगे आप लोग, बांट जो सिलबट्टे में पीसने का काम किया जाता है, तो ये एक प्रकार का बांट हो गया। और यहाँ पर मिला है दुर्ग। दुर्ग तो आप लोग समझते ही होंगे, दुर्ग का मतलब क्या होता है, किले होते हैं, किले से ही संबंधित ये सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पर मिले हैं, देखा जाए तो कच्ची ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो और भी कह सकते हैं कि कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। मृद भांड भी मिला है। देखिए, मृद भांड अगर देखा जाए तो ज्यादातर क्षेत्रों में हमें देखने को मिला है। तो अभी हमने क्या देखा कि 1953 और 54 के बीच रंगपुर नामक क्षेत्र की खुदाई की गई थी, जो कि कहां पड़ता है, गुजरात के काठियावाड़ में पड़ता है। और इस रंगपुर क्षेत्र की खोज किसने की थी, तो रंगनाथ राव ने की थी। और जो साक्ष्य थे, महत्वपूर्ण साक्ष्य इसके अंतर्गत जो थे वो थे हमारे धान की भूसी के साक्ष्य, कच्ची ईंटों के साक्ष्य, बांट भी मिला था, दुर्ग भी मिला था। और अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में मृद भांड भी मिले थे। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। अब हम लोग बात करते हैं 1963 की।
देखिए सन को याद रखना, हमने पहला सन बताया 1953 और दूसरा बताया हमने 1963। और 1963 में ही एक क्षेत्र है हमारा, वो पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं राखी गढ़ी। ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस क्षेत्र को हम लोग जानते हैं राखी गढ़ी के नाम से जानते हैं। और ये क्षेत्र कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है हरियाणा के हिसारपुर जिले में। ये पड़ता है हरियाणा के हिसारपुर जिले में पड़ता है। देखिए आप लोग जिले भी याद रखते रहिएगा, अगर आप लोग जिला याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस वजह से जिले को भी आप लोग याद करते रहेंगे। तो इस सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? तो राखी गढ़ी के जो खोजकर्ता थे वो थे हमारे सूरजभान। कौन थे दोस्तों? तो राखी गढ़ी के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? वो थे हमारे सूरजभान। कहते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। देखिए इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछेगा कि राखी गढ़ी में क्या, राखी गढ़ी क्यों ये जो है राखी गढ़ी इतना जो है आगे या ये जो है प्रसिद्ध है। तो अगर देखा जाए तो राखी गढ़ी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। और कहते हैं साथ ही साथ यहाँ पर कोठरी भी पाई गई, कोठरी भी पाई गई है, मंडप भी पाया गया है, अग्नि वेदिका भी पाई गई है या अग्नि कुंड जिसको कहते हैं हम लोग। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि राखी गढ़ी में ऐसे कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो कह सकते हैं राखी गढ़ी जो है हड़प्पाई सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था और यहाँ पर अन्नागार पाए गए थे, मंडप पाया गया था और अग्नि वेदिका पाई गई थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1964 की। 1964 में एक क्षेत्र है आपका सुरकोतला। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो ये है आपका सुरकोतला और ये कहां पड़ता है? तो ये है आपका गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है कि 1964 में एक गुजरात क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ में भी एक हड़प्पाई स्थल मिला था और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? तो वो थे आपके जगपति जोशी। जगपति जोशी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, इनको आप लोग जरूर याद करिएगा। देखिए छोटे छोटे एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये लोअर पीसीएस के एग्जाम में भी ये सारे छोटे छोटे जो है साक्ष्य है, खोजकर्ता है, सन है, ये भी वहां पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सुरकोतला से कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? तो सुरकोतला से अगर देखा जाए तो घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले थे, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले थे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि घोड़े के साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं? तो घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले, ना कि घोड़े के साक्ष्य मिले। अगर हड्डी के साक्ष्य मिले तो हमको ये गेस लगाने में आसानी है कि उस समय के लोग घोड़े से भी परिचित रहे होंगे। और भी बात कर ले तो इस सुरकोतला से और भी क्या क्या चीजें मिली है। तो पहला हो गया आपके घोड़े की हड्डी, फिर हो गया आपका तराजू भी मिला था, यहाँ से कलश भी मिला था, आपका अन्नागार भी मिला था यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि सुरकोतला से ऐसे कौन कौन से साक्ष्य मिले? तो कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? घोड़े की हड्डी मिली, कलश मिला, तराजू मिला और ये आपका अन्नागार मिला। और देखें तो बात करते हैं शव की, शव भी मिले थे यहाँ पर, शवाधान भी मिले थे। तो यहाँ पर ये सारे साक्ष्य आपको मिले थे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे, और भी 2-3 क्षेत्र हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसी के आगे अगर बढ़ते हैं तो 1973 की बात करें। देखिए 53, 63, 64, 73, 3-3-3 का लॉजिक ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसलिए हम लोग को सन इस तरह याद करिएगा, ऐसे करके तो आपको बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा। और वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे भी याद कर लेंगे तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। तो अगली अगर हम बात करें तो अगला आता है 1973 में एक हमारा बनवाली क्षेत्र। कौन था मित्रों? बनवाली क्षेत्र था। और ये कहां पर पड़ता है? तो ये भी आपका पड़ता है हरियाणा के हिसारपुर जिले में। ये भी आपका कहां पड़ रहा है? तो ये पड़ रहा है आपका हरियाणा के हिसारपुर जिले में पड़ रहा है। और इसके जो खोज करता है वो कौन थे? तो ये है आपके
सिंह बिष्ट। तो ये हमारा 1973 में एक क्षेत्र की और खोज की गई थी। उसमें जो है कौन किसने खोज किया था, तो वो थे हमारे रविंद्र सिंह बिष्ट थे। और ये कहां पर पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है हरियाणा के हिसारपुर जिले में था। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिले, अगर साक्ष्य की बात की जाए तो कहते हैं यहाँ पर अच्छे किस्म के जौ मिले थे। ये जो हमारा बनवाली क्षेत्र था, इस बनवाली क्षेत्र में अच्छे किस्म के जौ मिले थे। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा साक्ष्य मिला था, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी से बना खिलौना हल। कौन सा हल, जो हम लोग खेती बाड़ी में यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सारी चीजें जौ मिल रहा है, हल मिल रहा है, तो हमको इस बात से जरूर इंगित होना चाहिए कि उस समय के लोग जो है खेती बाड़ी से भी परिचित रहे होंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि इस सभ्यता का जो मुख्य अगर व्यवसाय देखा जाए तो मुख्य व्यवसाय क्या था आपका, कृषि था। और दूसरा अगर देखा जाए तो इनका व्यवसाय क्या था, तो वो भी पशुपालन था। लेकिन अगर मुख्यतः रूप से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। कृषि होने की वजह से बहुत सारा अनाज उगता था, तो उस अनाज को रखने के लिए बर्तन भी, मृदभांड भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये बनवाली जो हमारी सभ्यता है, ये क्षेत्र है, ये कहां पर है, हरियाणा के हिसारपुर में है। और इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और यहाँ पर क्या क्या मिले, तो यहाँ पर अच्छे किस्म के जौ मिले थे और मिट्टी से बना खिलौना मिला था। अब बात करते हैं 1990 और 91 की। 1990 और 91 की, तो 1990 और 91 में एक क्षेत्र है आपका धौलावीरा। और ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। तो धौलावीरा का, धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है आपका ये क्षेत्र है जो। और इसके जो खोजकर्ता थे वो भी आपके रविंद्र सिंह बिष्ट थे, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो अगर देखा जाए तो 1990 और 91 में धौलावीरा क्षेत्र की खुदाई से हुई थी। और ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात के कच्छ में पड़ता है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, आपके रविंद्र सिंह बिष्ट थे। देखिए ये जो आपका राखी गढ़ी है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर हमने बताया था बड़ा ही व्यवस्थित रूप से ये शहर बसाया गया था, व्यवस्थित रूप से शहर बसाया गया था। यहाँ नालियां भी बहुत ही गजब की मिली थी, लकड़ी की भी नालियां मिली थी। सेम वही चीज आपका धौलावीरा में है। धौलावीरा की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पर पड़ता है, आपका गुजरात में। और ये है आपका हड़प्पा सभ्यता का पहला बड़ा स्थल। दूसरा आपका कौन सा था, तो दूसरा आपका स्थल था आपका राखीगढ़ी, जो कि कहां पर है, आपका हरियाणा में है। और जो पहला आपका सबसे बड़ा स्थल हड़प्पाई क्षेत्र मिला था वो कहां पर है, गुजरात में है। वो कौन सा क्षेत्र है, धौलावीरा। हड़प्पाई सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र कह सकते हैं इसको। और दूसरे नंबर में आपका आता है राखीगढ़ी। तो यहाँ पर देखें तो कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, तो ये नगर काफी बड़ा था और ये नगर 3 वर्गों में विभाजित था। त्रिवर्ग नगर विभाजन के साक्ष्य मिले। तो ये नगर बड़ा होने की वजह से इसको जो 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। जैसे अगर कहें तो 3 वर्गों में ये ऐसी बात होगी कि हाई, मीडियम, लो, मतलब उच्च, मध्यम और निम्न। जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो है 2 क्षेत्रों में थे, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी हिस्सा दुर्गीकृत होता है, पूर्वी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं होता है। ये सारी चीजें पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और इसमें जो सामान्य वर्ग के लोग निवास करते हैं, इसमें उच्च और प्रशासकीय वर्ग के लोग। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो हमारा धौलावीरा का क्षेत्र पड़ता है, ये क्षेत्र जो है त्रिवर्ग में विभाजित था। और अगर देखी जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छी प्रणाली थी, वो थी जल प्रबंधन प्रणाली। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लेगा कि सबसे अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली किस सभ्यता से प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है हमारी धौलावीरा सभ्यता से। और यहाँ पर सुव्यवस्थित नाली मिली थी, इसको भी याद करेंगे।
और यहाँ भी लकड़ी की नाली मिली थी, इसको भी याद करेंगे क्योंकि ये क्षेत्र काफी बहुत ही अच्छा था, काफी व्यवस्थित था, बड़ा होने की वजह से 3 वर्गों में विभाजित भी था और यहाँ पर जल प्रबंधन की भी अच्छी व्यवस्था थी। नालियां लकड़ी की बनी होती थी, नालियां पूरी तरह से ढकी हुई होती थी। तो ये तो कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य थे जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या बताया, देखिए सन कैसे याद करना है। 53, 63, 53, 10, 63, 10, 73 है ना। 64 तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। रंगपुर रा से राखी गढ़ी। ये देखिए गुजरात है, ये हरियाणा है, ये गुजरात है, ये हरियाणा है, कोई दिक्कत नहीं लेना। ये आपका क्या है, गुजरात है, ये आपका हरियाणा है, फिर आपका गुजरात है, फिर आपका हरियाणा है, फिर आपका गुजरात है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, काफी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं जो कि सिमिलरिटी में है। खोजकर्ता में ये नाम तो आपका सेम है, याद ही रखना है। ये दोनों जो है आपके खोजकर्ता बिल्कुल जैसे आपके बनवाली के वही धौलावीर के हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, कुछ थोड़े बहुत साक्ष्य हैं, इन साक्ष्यों को आप लोग एक बार जरूर याद करिएगा और इसको ना याद हो तो 1-2 बार अपने कॉपी में लिखिएगा, ये सारे साक्ष्य याद हो जाएंगे। रटेंगे तो कभी रटने से नहीं याद होगा, अगर रटेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि धौलावीरा में क्या था, मोहनजोदड़ो में क्या था, चंदहोदड़ो में क्या था। जिस तरह हमने बताया इसको एक प्रकार से अपने माइंड में इस फिगर को बना लीजिए और उस चीज को 1-2 बार देख कर लिखिए, फिर उसके बाद तीसरी बार आप लोग अपने मन से लिखिए, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। तो मित्रों ये तो थी थोड़े जो कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य थे उनकी हमने चर्चा कर ली है। अब कुछ चीजें और है, इनको भी थोड़ी सी देख लेते हैं, आखिर और भी क्या क्या चीजें हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमने कल कालीबंगा और लोथल के बारे में चर्चा की थी, है ना। हमने कल कालीबंगा और लोथल के बारे में चर्चा की थी। तो लोथल के थोड़े से 1-2 साक्ष्य और जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस समय हमने नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य आपके मिले जा रहे थे, ज्यादा हो जाएंगे तो याद करने में भी दिक्कत होगी, लेकिन इन दोनों साक्ष्य को आप लोग जरूर याद करिएगा। लोथल में एक थी आपकी आटा पीसने की चक्की, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और दूसरा है आपका गोदीवाड़ा का साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोथल का हमने अलग से बताया कि ये कम से कम आपको याद हो जाएगा अलग से। आटा पीसने की चक्की आप लोग जानते हैं, गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह। तो ये बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जहां पर वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है। अब जहां पर वस्तुओं का हम लोग आयात और निर्यात करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बंदरगाह, और उस समय की सभ्यता के लोग इस बंदरगाह को गोदीवाड़ा के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गई लोथल की बात। थोड़ी सी कालीबंगा की बात कर लेते हैं। तो कालीबंगा में भी बहुत सारे साक्ष्य हमने बताए थे, लेकिन जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट साक्ष्य इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आज जो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो कालीबंगा है, यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले थे, तो यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। अब खेत के साक्ष्य मिले थे जुते हुए, तो श्योर है कि बैल रहे होंगे, बैल से ही खेती की गई थी। बैल है, 12 सिंघा है, कहते हैं कि इनके भी साक्ष्य मिले। एक बैलगाड़ी भी मिली है, बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि बैल से बंधी हुई गाड़ी थी, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ जो है मिट्टी में पशुओं के चित्र भी अंकित थे, जो कि मिट्टी के ऊपर बनाए गए थे। तो ये जो कालीबंगा के साक्ष्य, इनको आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि अगर आप लोग लॉजिक लगाइएगा कि ये अगर याद हो जाएगा तो हमको ये सारे याद हो जाएंगे। बाकी जो हमने कल बताया वो तो आपको याद ही करना है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, खेत है जुत रहे हैं तो पक्का है वहां पर बैल रहे होंगे। बैल है, 12 सिंगा बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं, पशुओं के चित्र भी मिट्टी में अंकित मिले हैं। तो इस प्रकार से कालीबंगा में भी बहुत सारे आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब थोड़ी सी लास्ट में एक और चर्चा कर लेते हैं कि इस सभ्यता में ये सारी बातें तो हुई हैं,
लेकिन इस सभ्यता में, इस सभ्यता का जो विस्तार है, जो इसका जो है विस्तार था, उसका जो है कितना वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत इसका विस्तार आता है। तो दोस्तों ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो विस्तार था वो विस्तार था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो ये सभ्यता हमारी पूरी जो हमारी जो सभ्यता हमने शुरुआत से लेकर अभी तक बताया है, ये सारी सभ्यता कितने पर विस्तृत है? तो ये है हमारी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर ये सभ्यता हमारी विस्तृत है। और अगर देखें तो लगभग में इसको बोलते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हमने आपको पिछले विस्तार वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि इस सभ्यता का आकार कैसा, तो इस सभ्यता का आकार हमने मैप के माध्यम से बताया था कि त्रिभुजाकार है। इसी तरह तो निकला था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है, तो पूर्व से पश्चिम तक है 1600 किलोमीटर। और अगर बात करें उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है, तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 1400 किलोमीटर। और अगर पूरे विस्तार की चर्चा करते तो पूरा विस्तार हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, पूरी तरह से खत्म होता है। हाँ दोस्तों, एक चीज और यहाँ से देखिए खत्म हो गया है। हमने आपको किसी के पिछले वीडियो में एक चीज बताई थी, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार शायद आप लोगों ने उस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा। देखिए आप लोग वीडियो को जरूर ध्यान से देखा करिए। हमने जो है एक अक्षर को इधर से उधर किया था, बाकी आपका सही है। आप लोग देखिएगा वीडियो, आप लोग देखते ही नहीं है, देखे तो हमें भी लगेगा कि नहीं आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, बड़े अच्छे से उसको समझ रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये चूंकि लास्ट है तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि विशाल स्नानागार की जो लंबाई थी, जो चौड़ाई थी, जो ऊंचाई थी, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है बड़े ही अच्छे ढंग से। और अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट जो आपकी सही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो कितनी 11.88 लंबाई है। और अगर चौड़ाई की बात कर दी जाए तो 7.01 है। और अगर ऊंचाई की बात कर दी जाए तो 2.43 है। हमने आपको पिछली वीडियो में कुछ ऐसे बताया था, 11.08, 7.01 गुणे 4.28। लेकिन आप लोगों ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। देखिए आप लोग ध्यान जरूर दिया करिए, बाकी हम आपको बिल्कुल सही चीजें प्रोवाइड कराएंगे। तो मित्रों ये चूंकि इसको हमने ये बताया, इसलिए इस चीज में गड़बड़ किया था कि ये चीज आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है और ये चीज आपके दिमाग से कभी भूले नहीं। तो इस वजह से आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो मित्रों ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा टॉपिक था यहाँ से पूरी तरह से समाप्त होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा वैदिक काल से संबंधित। और मिलते हैं फिर हम आपको एक नए वीडियो के साथ वैदिक काल में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।